योगी जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ चंगा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो यही कहना चाहिए सब कुछ चंगा है, क्योंकि राज उन्होंने किया। लेकिन मैंने जैसा पहले आपने कहा कि सरकार ठीक नहीं चली। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 80-20 की बात करते हैं, नामों की बात करते हैं कि दुकानों पर नाम लगाकर पहचान बतानी चाहिए। वो बटेंगे कटेंगे जैसा नारा भी देते हैं। वो उर्दू बोलने वालों को कटमुल्ला भी कहते हैं। इस प्रकार के जो बयान आ रहे हैं, गड़े मुर्दे उखड़ रहे हैं, इसकी शुरुआत किसने की? हमने तो उसकी शुरुआत की नहीं, बीजेपी शुरुआत कर रही है। बीजेपी के जिम्मेदार लोग इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं। जितने भी भाजपा और उसके सेमना संगठन है, आए दिन हिंदुस्तान में तनाव पैदा करने की बात करते रहते हैं। यूपी के सीएम में कहते हैं कि जो जिस भाषा में समझेगा उसे उस भाषा में समझाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जरा संयम बरतना चाहिए और ये देखना चाहिए कि कानून अपना काम करेगा। इस प्रकार की भाषाओं से तनाव ही बढ़ता है। इस देश में सामाजिक तनाव पैदा करने का काम बीजेपी ने किया है, सांप्रदायिक संगठनों ने किया है, और इस देश में अमन रहे इसके लिए इनिशिएट करना पड़ेगा बीजेपी। मोदी सरकार की राजनीति और नीतियां देश पर भारी पड़ रही है या फिर देश को वाकई विकसित की ओर ले जा रही है, क्योंकि विकसित भारत का संकल्प बीजेपी सरकार लेकर चल रही है। देखिए, हिंदुस्तान में नौजवान परेशान है, सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। देश के गृह मंत्री ने कहा है कि हम नक्सलवाद को साफ कर देंगे। मेरा उनसे विनम्र आग्रह है कि नक्सलवाद पैदा ही न हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM, मैं आपके साथ नफीसा खान। बीते कुछ दिनों से देश के अंदर इतिहास के गड़े मुर्दों पर सियासत तेज है। शुरुआत औरंगजेब से होती है, लेकिन लड़ाई राणा सागर तक पहुंच जाती है। विवाद इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हिंदू परिषद के लोग या फिर करनी सेना के लोग विरोध प्रदर्शन पर उतर गए, यहाँ तक कि धमकी भी दे डाली है। दरअसल पूरा विवाद संसद भवन से शुरू हुआ, जहाँ पर समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने एक विवादित बयान दिया, ये कह लीजिए, या फिर गद्दार कहा राणा सागर को। उसके बाद से ही देश भर में हिंदू परिषद के लोगों में गुस्सा है। विवाद के साथ साथ ये लड़ाई अब उत्तर प्रदेश से दिल्ली या फिर पूरे देश में फैलती जा रही है। मेरे साथ खुद समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन जी हैं, और संसद के अंदर जब भाषण देते हैं तो जाहिर तौर पर विवाद खड़ा हो जाता है। बातचीत करते और समझते हैं कि इस भाषण के बाद देश के अंदर जो राजनीतिक उबाल आया है उसको लेकर उनकी राय क्या है। सर, बहुत बहुत स्वागत है 4 PM न्यूज़ नेटवर्क पर। पहली बार जुड़ रहे हैं और उस विवादित बयान को लेकर जुड़ रहे हैं जिसमें आपने गद्दार कहा। इस बयान को लेकर सर आप क्या प्रतिक्रिया पहली देना चाहेंगे, वो मैं आपसे जानना चाहती हूँ। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि संयम बरतना हम सब लोगों का काम है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों की आदत रही है गड़े मुद्दे उखाड़ना। जब गड़े मुद्दे उखड़ेंगे तो भी सब प्रकार के मुद्दे उखड़ेंगे। देश की सेहत के लिए बेहतर ये होना चाहिए कि जो पुरानी बातें हैं हम उन बातों को न दोहराएं। हमारे समाज की जो स्वस्थ परंपराएं हैं, हम प्यार और मोहब्बत से रहे हैं, हमारी गंगा जमनी संस्कृति है, तहजीब है, और मैं समझता हूँ जो पुराने हमारे मूल्य थे, साथ साथ रहने के, एक दूसरे के त्योहारों को एक साथ मनाने के, वो मूल्य अगर यथावत हैं तो ज़्यादा है। तो बहुत कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि सत्तारूढ़ पार्टी का आचरण क्या है, और कभी कभी उसकी प्रतिक्रिया हो जाया करती है। लेकिन सर, इस बयान के बाद विवाद शुरू हो चुका है, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, आपको धमकियां मिल रही हैं, यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि इस बयान के बाद राजपूतों का अपमान आपने कर दिया है। बीजेपी भी ये आरोप लगा रही है। नहीं, मेरा इरादा किसी का अपमान करने का नहीं था। हिंदुस्तान में जो राजपूत हैं उनका इस देश की मिट्टी के प्रति लगाव रहा है। राष्ट्रीय आंदोलन से लेकर के इससे पहले भी जो राजपूत लोग थे, क्षत्रिय लोग थे, उन्होंने जब बलिदान किया है। मेरा इरादा किसी की धार्मिक और जातिगत भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं था। लेकिन सिर्फ संसद से सड़क तक इतिहास के मुद्दों पर हम देख रहे हैं कि वर्तमान और भविष्य की राजनीति हो रही है। क्या ये ठीक है? असल मुद्दों पर चर्चा ना होकर कोई औरंगजेब को लेकर आ रहा है तो आप राणा सागर की बात कर रहे हैं। ऐसा है, ये जो चीज़ें हैं, जैसा मैंने पहले आपसे कहा, ये बहुत कुछ निर्भर करता है कि हमारा खुद का आचरण क्या है। ये मुद्दे कहाँ से शुरू हुए? मैं एक निवेदन आपसे करना चाहता हूँ। वैसे होली का त्यौहार था, होली के त्यौहार पर एक मुसलमान ने ये नहीं कहा कि हम होली के त्यौहार पर व्यवधान डालेंगे, लेकिन एक बिहार के विधायक ने कहा, एक यूपी के विधायक ने कहा कि साहब जिनको होली पसंद नहीं है वो घरों में कैद हो जाएं। उत्तर प्रदेश के एक मंत्री ने कहा कि साहब जिनको रंग पसंद नहीं है वो पाकिस्तान चले जाएँ। एक जनप्रतिनिधि थे अलीगढ़ में, उन्होंने कहा अलीगढ़ में होली मनेगी, जो विरोध करेगा उसे ऊपर पहुंचा दिया जाएगा। तो ये कानून का राज है, जंगल का राज नहीं है। संयम बरतना हम सब लोगों का काम है, और मैं समझता हूं कि जो लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, मैं फिर कहना चाहूँगा, मेरा इरादा किसी की भावना को ठेस पहुँचाने का नहीं था। माफ़ी मांगेंगे आप जिस तरीके की मांग की जा रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं माफ़ी की तो कोई बात ही इसमें नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि भविष्य में
कोशिश ये करनी चाहिए कि संयम वो लोग भी बरते और हमारा भी प्रयास होगा कि हम कोई ऐसी बात न कहें जिसकी वजह से किसी को तकलीफ हो। जी, आपने होली का जिक्र किया, विवाद शुरू हुआ उत्तर प्रदेश से। सर, आप यूपी से आते हैं, लेकिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 80-20 की बात करते हैं, नामों की बात करते हैं कि दुकानों पर नाम लगाकर पहचान बतानी चाहिए। वो बटेंगे कटेंगे जैसा नारा भी देते हैं। वो उर्दू बोलने वालों को कटमुल्ला भी कहते हैं। ये तमाम जो बयान है सर, इससे ये समझा जाए कि उत्तर प्रदेश जो है वो सांप्रदायिक प्रयोगशाला बन चुका है। आपको इसी से अंदाजा लगाना चाहिए कि इस प्रकार के जो बयान आ रहे हैं, गड़े मुर्दे उखड़ रहे हैं, इसकी शुरुआत किसने की? हमने तो उसकी शुरुआत की नहीं, बीजेपी शुरुआत कर रही है। बीजेपी के जिम्मेदार लोग इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं। हमने संविधान की शपथ ली है और कुल मिलाकर के जब इस प्रकार का आचरण होता है तो बीजेपी का कोई जिम्मेदार आदमी या मंत्री या मुख्यमंत्री ये नहीं कहता कि इस प्रकार के जो विवादास्पद बयान लोग देते हैं उनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। मेहरबानी करके विवादास्पद बयान रोकने चाहिए। और जहाँ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की आपने बात की, जितने भी भाजपा और उसके सेमना संगठन है आए दिन हिंदुस्तान में तनाव पैदा करने की बात करते रहते हैं। और ये तनाव यूपी से लेकर अब दिल्ली तक पहुंच चुका है। सर, दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार बनी और सरकार बनने के बाद से ही हमने देखा कि नाम बदलने वाली पॉलिटिक्स दिखी। यहाँ तक कि फरमान बीजेपी के एक विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि दुकानों पर नाम होना चाहिए, ठेलों की पहचान होनी चाहिए। तो क्या समझा जाए कि दिल्ली के अंदर 27 साल बाद बीजेपी दूसरा उत्तर प्रदेश बनाना चाहती है, राजधानी दिल्ली को? नहीं, बीजेपी क्या बनाना चाहती है, क्या नहीं बनाना चाहती। एक नई सरकार दिल्ली में बनी है और हमारा अपना मानना है कि कोई सरकार जब बनी है तो उसे 6 महीने का समय देना चाहिए। उसके कामकाज के बाद हम लोगों को समीक्षा करनी चाहिए। 6 महीने बाद बीजेपी की जो सरकार है उसके काम की समीक्षा होगी, तभी कुछ सार्थकपूर्ण बात मैं आपसे कर पाऊंगा। लेकिन काम की शुरुआत की जगह सर नाम बदलने वाली पॉलिटिक्स, जैसा मैंने कहा। दूसरा, आपने देखा होगा कि बीजेपी के विधायक अब त्योहारों को लेकर भी मांस मछली जैसे मुद्दों को उछाल रहे हैं। तो क्या इसकी शुरुआत पीएम मोदी ने की थी लोकसभा चुनाव से, जब तेजस्वी यादव पर हमला कहा था कि मांस मछली वो खाते हैं, और ये समाज के ताने बाने को नुकसान पहुंचाने वाले बयान हैं या फैसले हैं? नहीं, मैं ये जरूर आरोप लगाना चाहूँगा बहुत विनम्रता के साथ कि इस देश में सामाजिक तनाव पैदा करने का काम बीजेपी ने किया है, सांप्रदायिक संगठनों ने किया है, और इस देश में अमन रहे इसके लिए इनिशिएट करना पड़ेगा बीजेपी को। सर, यूपी के सीएम में कहते हैं कि जो जिस भाषा में समझेगा उसे उस भाषा में समझाया जाएगा। शासन भी उन्हीं की बोली बोलता दिखाई देता है। आपने देखा कि संभल के सीओ किस तरीके से बयान देते हैं। आखिर उत्तर प्रदेश किस दिशा में बढ़ रहा है? कोई जंगल राज नहीं है, कानून का राज है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जरा संयम बरतना चाहिए और ये देखना चाहिए कि कानून अपना काम करेगा। इस प्रकार की भाषाओं से तनाव ही बढ़ता है, शांति नहीं होती है। हमें हर बात वो बोलनी चाहिए जो सामाजिक तनाव पैदा न करे, आपसी रिश्तों को खराब न करे, और हमारी जो गंगा जमनी संस्कृति है उस पर कहीं आँच ना आए, यही विनम्र प्रयास हम लोगों का होना चाहिए। हमारी चिंता इस देश में मोहब्बत की है, सामाजिक सद्भाव की है, तनाव की नहीं है। लेकिन यूपी सरकार को भी हाल ही में 8 साल पूरे हो चुके हैं और योगी जी उपलब्धियां गिनवा रहे हैं। सेवा, सुशासन, सुरक्षा वाला ये कार्यकाल बताया जा रहा है। योगी जी की पार्टी बीजेपी है, बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं। हम ये कहेंगे कि सरकार बहुत ख़राब है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण सवाल ये है सरकार जनता बनाती है और जनता इस सरकार को भोगती है। जो जनता से रिएक्शन आता है वही सही मानों में किसी सरकार के नापने का सही पैमाना होता है। लोग क्या महसूस करते हैं, उनकी धारणा क्या है सरकार के बारे में, उनके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है, तो सरकार तो बोलती है। और मैं समझता हूँ सरकार बोली नहीं बल्कि रिश्ते हमारे देश में, हमारे प्रदेश में जरूर 8 वर्षों में खराब हुए हैं। लेकिन 8 साल आप क्या इसको नाम देना चाहेंगे? क्योंकि क्राइम की इंडेक्स की बात करें तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 आता है। कई मामले ऐसे आते हैं जब बेटियों के साथ दुष्कर्म होता है, या कई मामले हैं जो खबरों में आते हैं, लेकिन उस पर किसी तरीके का विवाद खड़ा नहीं होता, क्योंकि योगी जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ चंगा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो यही कहना चाहिए सब कुछ चंगा है, क्योंकि राज इन्होंने किया। लेकिन मैंने जैसा पहले आपने कहा कि सरकार ठीक नहीं चली। देखिए, हमारा चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे देश हो, इस देश में विभिन्न जाति और धर्मों के लोग रहते हैं। हमारी सबसे बड़ी कामयाबी ये है, हमारा सबसे बड़ा फर्ज ये है कि देश की जो सामाजिक एकता है, आपसी रिश्ते हैं, हमारी पुरानी जो संस्कृति है, हम प्यार और मोहब्बत से रहें। और भारतीय जनता पार्टी ने हर स्तर पर इन रिश्तों को खराब किया है। सर, बुलडोज़र कहानी की शुरुआत यूपी से ही हुई। बुलडोज़र बाबा के नाम से भी योगी जी जाने जाते हैं। कई बार सुप्रीम कोर्ट की अदालतों की फटकार लगी, लेकिन बावजूद इसके जो बुलडोजर राज है, तंत्र है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। यहाँ तक कि बीजेपी शासित कई राज्यों में इस तरीके के एक्शन देखे जा रहे हैं। तो क्या अदालतों के फरमान का भी कोई रिस्पेक्ट नहीं है सरकारों में बीजेपी की? ने सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में आदेश दिया था, और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश देने के बावजूद भी उस संस्कृति पर कोई लगाम नहीं लगी है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था
लिहाजा इसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट को ही लेना चाहिए, ये ज़्यादा बेहतर होगा। कड़ी फटकार फिर से एक बार योगी सरकार को लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। जी जी बिल्कुल, मैंने देखा, अखबारों में पढ़ा। लेकिन सर ये पूरा जो बुलडोजर पॉलिटिक्स कह लीजिए तो महाराष्ट्र तक भी पहुंच चुकी है। अब कहाँ तक पहुँची है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि ये संस्कृति राजनीति की सेहत के लिए ठीक नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी अगर इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं तो उसको देखना भी सुप्रीम कोर्ट का ही काम है। सर देश में कहा जाता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन कुणाल कामरा विवाद आपने सुना होगा, महाराष्ट्र के कॉमेडियन किस तरीके से वो एक टिप्पणी करते हैं बिना नाम लिए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम को लेकर। इस पर जो बीजेपी या फिर एनडीए सरकार के जो एक्शन और रिएक्शन सामने आ रहे हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगे? यहाँ तक कि तोड़फोड़ हो गई, एफआईआर उन पर कर दी गई है। उन्होंने क्या कहा है मुझे इसकी जानकारी नहीं है। और मैं बिना नाम लिए उन्होंने डिप्टी सीएम को गद्दार कहा है। शिवसेना के दो फाड़ हो गए, उसी पर उन्होंने तंज कसा और ये तंज कसना क्या इतना भारी पड़ गया कि उनके ऑफिस के दफ्तर तोड़फोड़ हो जाती है, एफआईआर दर्ज कर जाती है। इसकी मुझे पूरी जानकारी नहीं है और बेहतर होगा जिनसे संबंधित ये सवाल है आप उनसे पूछें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, आप ही के सांसद पर आ जाते हैं। जियाउर रहमान संभल के सांसद हैं, उन पर कई बार ऐसी खबरें आई कि उनके घर को बुलडोज कर दिया जाएगा, उन पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या समझते हैं? जानबूझकर फंसाने की कोशिश है? कहीं न कहीं से संदेश जाता है कि जो प्रतिपक्ष के लोग हैं उनके जानबूझ करके फंसाने का या जानबूझ करके घेरने का काम किया जाता है। और मैं समझता हूँ सभी को रहमान वर्ग के खिलाफ भी जो कुछ किया जा रहा है वो राजनीति से प्रेरित है। हम राजनीति में हैं, आज इसकी सरकार है, आज उसकी सरकार है, सरकारें आती जाती रहती है, लेकिन स्वस्थ जनतंत्र ये कहता है कि हमें गुणदोष के आधार पर काम करना चाहिए, राजनीति विद्वेष में कोई काम नहीं करना चाहिए। सर महाकुंभ का कार्यक्रम हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, तो बीजेपी ये दावा ठोक रही है कि अब 27 में भी फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूपी के अंदर। मैं कुंभ के बारे में ज़्यादा नहीं जानता क्योंकि मुझे माफ़ करें मैं धार्मिक आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानना चाहता हूँ कि कुंभ जो हुआ उससे भी बीजेपी को सबक लेना चाहिए। जब वहाँ भगदड़ हुई, लोग मरे, तो उनको संरक्षण देने का काम मुसलमानों ने किया था। अपने घर पर रखा, उनकी सेहत का ख्याल रखा, दवाएं दी, उनकी जो मस्जिदें थी इनमें उन्होंने रखा। तो ये देश बहुत बड़ा देश है, हम भाईचारे से रहे। और मैं समझता हूँ ये कुंभ ही काफ़ी है ये संदेश देने के लिए कि हमारे खुदा के वास्ते हमारे रिश्तों को ख़राब मत करो, हम एक रहे हैं, एक रहेंगे और हमने एक दूसरे के दुख दर्द में सदैव शिरकत की है और उसी भावना से इस देश में रहना चाहते हैं। सर आपने नास्तिक की बात की और यही बात बीजेपी के नेता विपक्ष पर लगाते हैं कि वो फर्जी हिंदू हैं, वो सनातन धर्म को नहीं मानते, इसीलिए महाकुंभ में भी डुबकी लगाने नहीं गए। मेरा आग्रह है कि हम हिंदू या मुसलमान हैं, उससे बेहतर ये है, उससे अच्छा ये कि हम अच्छे इंसान हैं कि नहीं। हम क्या हैं अलग बात है, लेकिन हमारे अंदर अच्छा आदमी होने का जज्बा है कि नहीं है, हमें मानवता है कि नहीं है, हम अच्छे इंसान है कि नहीं है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैं आखिरी सवाल आपसे ले रही हूँ। सर मोदी सरकार की राजनीति और नीतियाँ देश पर भारी पड़ रही है या फिर देश को वाकई विकसित की ओर ले जा रही है, क्योंकि विकसित भारत का संकल्प बीजेपी सरकार लेकर चल रही है? देखिए, हिंदुस्तान में नौजवान परेशान है, सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। अभी मैं रोज़ अखबार में पढ़ता हूँ और संसद में कहा गया कि साहब देश के गृह मंत्री ने कहा है कि हम नक्सलवाद को साफ कर देंगे। मेरा उनसे विनम्र आग्रह है कि नक्सलवाद पैदा ही न हो, ये कोशिश हमें करनी चाहिए। आखिर नक्सलवाद क्या है? बेबस, बेसहारा, लाचार लोग, गरीब लोग। वो जो इलाके हैं जहाँ नक्सलवाद फैल रहा है वो उपेक्षित इलाके हैं, विकास का काम नहीं हुआ, बेरोजगारी का सवाल है। पढ़े लिखे नौजवान जब डिग्रियां लेकर के दर दर की ठोकर खाते हैं और उनको जब रोज़गार नहीं मिल पाता तो उनका इस व्यवस्था से विश्वास टूट जाता है, यही नक्सलवाद है। तो मेहरबानी करके बुनियादी सवालों पर जाइए, खुदा के वास्ते इस देश के जो आपसी रिश्ते हैं उन पर रहम खाइए, प्यार मोहब्बत से रहने दीजिए। ठीक है, धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। रामजी लाल सुमन हमारे साथ थे जो कि समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद है। इस खास बातचीत को लेकर आपकी राय क्या जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।